नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 की एनसीईआरटी हिस्ट्री के भाग 1 का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3। अगर आप सभी लोगों ने इससे पहले इस चैप्टर के आए हुए 2 पार्टों को नहीं देखा है तो जाइए और जाकर के अभी देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपको बता दें हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी का एडवांस कोर्स चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर वाइज पूरे चैप्टर का निचोड़ लेकर के आते हैं और उस निचोड़ के माध्यम से हम कुछ एडिशनल चीजें अपनी तरफ से ऐड भी करते हैं, बेकार की चीजों को निकाल कर बाहर फेंक देते हैं और उस निचोड़ से हम आपको पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करके देते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने कुछ बेसिक चीजों को डिस्कस किया था जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में थी, जैसे कि परिभाषा, शब्द, स्थान, कला, काल, ठीक है, मतलब ये किस काल का है, इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी थी जिन पर अक्सर प्रश्न आ जाते हैं। इसके बाद में हमने काल निर्धारण को भी डिस्कस किया था कि मतलब हम जहां पर बीसी का इस्तेमाल करते हैं, फिर ईपू का इस्तेमाल करते हैं, फिर एडी का इस्तेमाल करते हैं इसके, या फिर हम मतलब बीसीई का इस्तेमाल करते हैं, सी का इस्तेमाल करते हैं, इनका अर्थ क्या होता है। हमने मैपिंग के माध्यम से भी समझा कि हड़प्पा के जो स्थल हैं ये कहां कहां पर थे। इसके बाद में हम आगे बढ़े और हमने ये देखा कि हड़प्पा सभ्यता का आरंभ कैसे होता है, आरंभ के बारे में जानकारी प्राप्त की, लोग कैसे रहते थे ये भी हमने पार्ट 1 में देखा। ये लोग खेती कैसे करते थे, कृषि प्रौद्योगिकी इनकी कैसी थी, इसके बारे में भी हमने पार्ट 1 में जानकारियां प्राप्त की। पार्ट 2 में हमने मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा, वहां की जो शहरी इलाका था वो कैसे बसाया गया था, उसकी विशेषताएं क्या थी, जो मोहनजोदड़ो में नाले मिले हैं, नालों का निर्माण कैसे किया गया था। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि वहां पर जो बस्तियां बसाई गई थी, फिर जो घर बसाए गए थे, उनका किस प्रकार से घरों को बसाया गया था, निचला शहर हो या फिर दुर्ग हो, इन दोनों में किस प्रकार से शहरों को बसाया गया, इस चीज को हमने डिस्कस किया। ठीक है, दुर्ग की विशेषताएं क्या क्या, इन पर कैसे प्रश्न बनते हैं, ये हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया था। हड़प्पा की दुर्दशा कैसे हुई, इस चीज को भी हमने डिस्कस किया था पार्ट 2 में ही। अगर आप लोगों ने अभी तक इसके वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें क्लास 6 से लेकर के 8 तक की क्लासेस एंड इसके बाद में क्लास 12 की क्लासेस देखने को मिलेंगी। देखो, क्लास 9, 10 और 11 की क्लासेस हम करके नहीं आए हैं, क्योंकि इसमें आपको भारत और विश्व का इतिहास देखने को मिलता है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पेशली यूपीएससी एग्जाम के लिए। ठीक है, बहुत ही न्यून महत्ता है, एक दो अगर प्रश्न कहीं से उठ गया, ठीक है, बहुत ही गलती से उठ जाए तो बात अलग की, प्रीलिम्स में तो सिलेबस में ही नहीं है और मेंस में भी मतलब आजकल 3-4 सालों से प्रश्न नहीं आ रहे हैं, जो ऑप्शनल ले रहे हैं उनकी बात अलग की है। ठीक है, इसीलिए हमने उसको डिस्कस नहीं किया है। आज हमारा जो पार्ट 3 वो स्टार्ट होता है सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन से। देखो, उस टाइम पर भी समाज में अमीर और गरीब वर्ग रहता होगा, उस टाइम पर भी भिन्नताएं काफी होंगी, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आजकल आप देखते हो हमारे यहाँ पर समाज में काफी सारी भिन्नताएं हैं, अमीर और गरीब को लेकर के, ठीक है, इसके अलावा जात पात को लेकर के, धर्म को लेकर के, ठीक है, मान्यताओं को लेकर के, बोलचाल को लेकर के, पहनावे को लेकर के, उस टाइम पर जो भिन्नताएं थी समाज में, उसकी क्या क्या पहचान देखने को मिलती है, एक बार इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमको समाधान मिलता है मरने के बाद में। आजकल हम लोग कहते हैं कि मरने के बाद में व्यक्ति को कब्र में दफना दिया, तो कब्र को आप समाधान कह सकते हो, जहां पर शवों को रखा जाता था। ठीक है, उसका ही यहां पर दूसरा शब्द निकल के आता समाधान। इसके बारे में बताया जा रहा है कि हड़प्पा स्थलों से जितने भी समाधान मिले हैं उनमें आमतौर पर मृतकों को गर्त में दफनाया गया था, यानी कि जो मर जाता था व्यक्ति उसको गर्त यानी कि गड्ढे गड्ढे खोदे जाते थे और उन गड्ढों में उनको दफनाया जाता। जैसे आजकल आप देखते हो इस्लाम धर्म में जो होता है, इस्लाम धर्म में थोड़ा सा अलग होता है, उस टाइम के जो लोग दफनाए जाते हैं उसका थोड़ा सा टाइप अलग था। ठीक है, तो इसी प्रकार से पहले लोगों को गर्तों में दफनाया गया था। कभी कभी समाधान गर्त भी बनावट समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। देखो, बनावट की अगर बात की जाए, आज के टाइम पर भी जब भी कोई एक काम होता है तो वो कई प्रकार से किया जाता है, इसी प्रकार से उस टाइम पर भी जो लोगों को दफनाया जाता उसके लिए जो समाधान यानी कि कब्रें बनाई जाती थी, उनकी बनावट में भिन्नताएं देखने को मिलती। आज जब पुरातत्वविदों ने खोज की तो ठीक है, कुछ स्थानों पर क्या है कि गर्त जो है, जो समाधान बनाए गए उनमें जो गर्त है, गर्त की सतह को यानी उसका जो एरिया है, ठीक है, उसके ऊपर नीचे, ठीक है, तो सतह पर क्या किया गया, ईंटों की चिनाई की गई थी। जैसे आजकल आप लोग देखते हो कि किसी का घर कच्चा होता है, किसी का घर पक्का होता है, किसी के घर में टाइल्स लगे होते हैं, किसी का घर क्या है कि फूस फास से झोपड़ी का बना होता है। इसी प्रकार से उस टाइम पर भी जिन लोगों को दफनाया जाता था, कोई अपने कच्चे ऐसे ही मतलब दफना किया जाता, मिट्टी ऊपर से लगा देता। कुछ लोग ऐसा करते थे कि ईंटों की चिनाई ऊपर से कर दे, चिनाई यानी कि ईंटों को सजा करके लगा देते थे उसके ऊपर। ठीक है, हड़प्पा स्थलों से मिले समाधान सामाजिक भिन्नताओं की ओर संकेत करते, यानी कि इससे ये पता चलता है
कि कुछ लोग अमीर वर्ग होगा, उसकी जो समाधान है उसको स्पेशल तरीके से डिजाइन करके बनाया जाता होगा, जो गरीब होंगे या फिर जो विशेष व्यक्ति नहीं होंगे उनको ऐसे ही दफनाया जाता होगा। ठीक है, तो ये जो आपको समाधान मिलते हैं, इससे ये प्रतीत होता है कि उस टाइम पर सामाजिक भिन्नताएं किस प्रकार की थीं। अगला पॉइंट मिलता है कुछ कब्रों में मृद भांड तथा आभूषण मिले। मृद भांड यानी कि आप कह सकते हो बर्तन टाइप के, ठीक है, और आभूषण यानी कि जेवरात वगैरह आप कह सकते हो, मतलब ठीक है। तो ये ज्वेलरी वगैरह ये मिले हैं, जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं को, इन प्रस्तुओं का मृत्योपरांत यानी कि मरने के बाद प्रयोग किया जा सकता था। पुरुषों और महिलाओं दोनों समाधानों में आभूषण मिले। देखो क्या है, जितने भी आपको हड़प्पा सभ्यता की ये कब्रें मिली उनमें से कुछ कब्रें ऐसी हैं जहां पर मृदभांड यानी कुछ विशेष प्रकार के बर्तन और आभूषण यानी कि आप कह सकते हो जेवरात वगैरह, ठीक है, ये देखने को मिलते हैं, उसमें पाए गए। तो लोगों ने, मतलब हमारे यहाँ के जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने इससे अनुमान लगाया कि ऐसा हो सकता है कि उस टाइम के लोगों की ये मान्यता होगी कि मरने के बाद में जो व्यक्ति है वो इन चीजों का उपयोग करेगा, इन आभूषणों को पहन करके भगवान के यहाँ जाएगा, ठीक है, और जो ये जो बर्तन है इनमें वो खाना वगैरह खाएगा, ठीक है, ऐसा देखने को मिलता है। जब हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ाई थी तो उसमें हमने इस चीज को भी देखा था कि मरने के बाद में कुछ जानवरों को भी उनके साथ में दफनाया जाता था, जो कि लोगों की मान्यता थी कि जाने के बाद में, यहां से जाने के बाद में लोगों के खाने के लिए होगा, ठीक है, कि मतलब यहां पर तो हम कमा खा लेते हैं लेकिन मरने के बाद में तो वो कर नहीं पाएंगे, तो मरने के बाद में वो खा पी सकें इसलिए जानवरों को दफनाया जाता था, ठीक है। ऐसी क्लास 6 में हमने इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है 1990 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों, यानी कि हड़प्पा के जो कब्रिस्तान है वहां पर जो खुदाई की गई उसमें एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों, जैस्पर जो कि एक प्रकार का उपरत्न होता है, इसके मन के सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना आभूषण मिला है। तो देखो ये जेवरात देखने को मिलते हैं, कहां पर मिले हैं, देखो 1980 के दशक में क्या है कि हड़प्पा की जो कब्रिस्तान है वहां पर खुदाई की गई। इस खुदाई में एक पुरुष जो है उसकी कब्र निकली और उस कब्र के अंदर उसकी जो खोपड़ी थी उस सर के पास में ही शंख के छल्ले मिले, जैस्पर के मनके मिले, सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बने आभूषण देखने मिले, छोटे छोटे, मतलब जैसे आज आप देखते हो सोना होता है, सोने से छोटे छोटे पार्ट से बना करके पूरे माला बना दिया था, इसी तरह से आभूषण मिले। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था। तांबे के दर्पण जैसे आजकल आप देखते हो शीशा आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, उनमें आप अपना फेस देखते हो, तो उस टाइम पर है कि तांबे का दर्पण शीशा हो चलता होगा, ठीक है, तो उसके साथ में लोगों को दफनाया गया, मतलब ऐसा कहीं कहीं पर देखने को मिलता है, ठीक है। परंतु समकालीन मिस्र की सभ्यता, जो आप मिस्र की सभ्यता को देखोगे तो इसके सापेक्ष स्वतंत्र रूप से देखें अगर, तो मतलब अगर दोनों को जोड़ करके किसी भी चीज को अगर हम मतलब बीच में ना लाएं, स्वतंत्र रूप से देखें, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। देखो क्या कहा जा रहा है, जो मिस्र की सभ्यता है वहां पर देखा गया है कि लोग जो थे वो अधिकतर अपने मृतकों के साथ में चीजों को दफनाते थे, लेकिन अगर उसके साथ में कंपेयर किया जाए हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तो ऐसा पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, इनके जो निवासी थे, ये अपने मृतकों के साथ में बहुमूल्य वस्तुएं नहीं दफनाते थे, इनका विश्वास नहीं था। क्योंकि देखो ऐसा समझो जैसे कि भाई मिस्र की सभ्यता में 100 ऐसी कब्रें मिली हैं जहां पर बहुमूल्य रत्नों को दफनाया गया और हड़प्पा में केवल 1 मिली, तो ऐसा हो सकता है कि मतलब हड़प्पा वासी के लोगों की मानता ही ना हो, ठीक है, कोई विशेष व्यक्ति हो उसकी इच्छा हो कि भाई हमारे साथ हमारी चीजों को दफनाया जाए तो इसलिए दफनाया गया हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर इसके कंपेयर किया जाए मिस्र की सभ्यता से तो ऐसा देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट मिलता है विलासिता की वस्तुओं की खोज। देखो उस टाइम पर भी लोग जो थे अपनी सुख सुविधाओं के लिए कुछ ऐसी वस्तुओं का बनाया करते थे या फिर ढूंढ के लेकर के आते थे मोल, जैसे कि आज देखो क्या है, आपको अगर सुख चाहिए है तो अपने लिए घर अच्छा बनवाओगे, घर पे नौकर रखोगे, ठीक है, इसके अलावा खाने पीने की कोई कमी नहीं होने दोगे, गाड़ियां लेकर के आओगे, घूमने जाओगे। इसी तरह से उस समय के जो लोग थे वो अपने सुख के लिए विलासिता यानी कि आप कह सकते हो कि सुख भोगना, ठीक है, तो विलासिता की वस्तुओं की खोज उस टाइम पर जो लोग थे वो
किस किस प्रकार की चीजों को रखते थे अपने विलास को भोगने के लिए। ठीक है, तो वो यहां पर दिया गया, एक बार देखते हैं। सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि है ऐसी वस्तुओं का अध्ययन जिन्हें पुरातत्वविद मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। देखो, सामाजिक भिन्नता, उस टाइम पर लोगों के बीच में भिन्नता कैसी थी, लोगों के बीच में मतलब अंतर कितना था, इस चीज को अगर आपको देखना है तो आप इससे देख सकते हैं कि उस टाइम के जो लोग थे, ठीक है, जो पुरातत्वविदों ने जो अध्ययन किया उसके अनुसार ये पता चलता है कि उस टाइम पर मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में वर्गीकरण करते हैं। यानी कि कुछ ऐसी वस्तुएं, ऐसे समझो आज के टाइम पर एक गरीब वर्ग जो है वो वही चीजें लेकर के आएगा जो उसके लिए उपयोगी है, जैसे कि भोजन हो गया। ठीक है, अगर वो डेली जॉब करने लंबी दूरी तक जाता है तो अपने लिए एक साइकिल ले लेगा, ठीक है, या फिर बाइक ले लेगा। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर कोई अमीर वर्ग है तो वो अपने शौक के लिए लाएगा, हर चीज गाड़ी लेकर के आएगा तो शौक के लिए लेकर के आएगा। ठीक है, घूमने जाएगा शौक के लिए घूमने जाएगा। वहीं अगर अमीर वर्ग गरीब वर्ग है तो गरीब वर्ग अगर कहीं जा रहा है तो काम से जाएगा केवल। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा जो लोग होते हैं जॉब करने जाते हैं तो जॉब के बहाने कई जगह पर घूम लेते हैं, जैसे कि एयर हॉस्टेस वगैरह हो गए। ठीक है, तो वो विदेशों में जाती हैं प्लेन के साथ में, उनका कोई घूमने का इरादा नहीं है, वो काम करने के लिए जा रहे हैं। और वहीं पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्लेन से घूमने के लिए भी जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहां पर दिखाई जा रही है। सामाजिक भिन्नताओं को पहचानने के लिए एक ये विधि और है कि ऐसी वस्तुओं का अध्ययन जिन्हें पुरातत्वविद मोटे तौर पर उपयोगी यानी कि उसकी जरूरत है, ठीक है, और विलास की वस्तु यानी कि वो उन्होंने अपने सुख के लिए लिए। ठीक है, एक जरूरत और एक क्या है कि इच्छा, दोनों में अंतर यहां पर समझना। पहले वर्ग में रोजमर्रा की उपयोगी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता था। ऐसे समझो, आपने देखा होगा, सुना होगा कई बार आपने कि जो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सोने की चम्मच मुंह में लेकर के पैदा होते हैं। ठीक है, ऐसे समझो कि मतलब एक वर्ग ये है जो गरीब है, ठीक है, ये भी भोजन खाता है, ये वो भोजन खाता है जिसके जो इसका पेट भर सके। ठीक है, अब ये एक अमीर वर्ग है, ये वो भोजन खाता है जो इसको अच्छा लगता है। ठीक है, समझ रहे हो ना कि मतलब ये नमक रोटी खा लेता है और ये जो है इसको नमक भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, दाल भी चाहिए, चावल भी चाहिए, छोले भी चाहिए, पनीर भी चाहिए और भी अन्य प्रकार के आइटम चाहिए। ठीक है, पेट ये भी भर रहा है, पेट ये भी भर रहा है। अंतर क्या है इन दोनों में? ये पेट भर रहा है, ये जो खाना खा रहा है वो अपने पेट भरने के लिए खा रहा है, और ये जो व्यक्ति जो खाना खा रहा है वो किस लिए खा रहा है? वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर रहा है। उसी चीज को यहां पर दिखाया गया पहले वर्ग में, यानी कि जो उपयोगी की बात की जा रही है। पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित है जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। जैसे कि गरीब घर में जब आप जाओगे तो वहां पर आपको स्टील के बर्तन मिलेंगे, बहुत अमीर घर में जाओगे तो सोने के बर्तन मिल जाएंगे, पीतल के बर्तन मिल जाएंगे। वही चीज यहां पर दिखाई जा रही है। ठीक है, तो आसानी से बनाया जा सकता था। इनमें क्या है कि चक्कियां, मृदभांड, सुइयां, झावा आदि शामिल हैं। मतलब चक्की से आटा पीसने के लिए मृदभांड हो गया, ठीक है, सुइयां जिससे कि आप अपने कपड़े सिल सको, झावा कोई चीज होती होगी, ये सभी सम्मिलित हैं। ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई जाती थी, यानी कि हर घर में ये सारी चीजें मिल गई। इससे ही पता चला कि ये जो चीजें उपयोगी हैं, लोग अपने उपयोग के लिए रखते हैं। पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हो अथवा महंगी हो, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनाई गई हो। समझो इस चीज को, यानी कि मतलब एक तो ये सारी वस्तुएं मिल गई जो हर घर में पाई गई थी और आसानी से वहां पर उपलब्ध भी थी। कुछ ऐसी भी वस्तुएं जो क्या है कि कीमती हो, जैसे कि आजकल आप देखते हो हमारे यहां पर हीरा बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो जिस घर में आपको हीरा मिलेगा वो घर आप क्या कहोगे कि हाँ ये विशेष है। ठीक है, दुर्लभ हो यानी आसानी से मिलने वाली चीज ना हो, और महंगी हो। ठीक है, हीरा महंगा भी होता है। ठीक है, अब अगर किसी के घर में सोने के बर्तन आपको मिलेंगे तो आप तो उसे मतलब एक अलग ही मानोगे ना। वही चीज यहां पर दिखाई जा रही है, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनाई गई हो। जैसे कि आप देखते हो एक कार आपको मिलेगी नैनो, ठीक है, एक आपको मिलती है टाटा इंडिगो, ठीक है, एक आपको मिलती है वैगनार, ठीक है, और एक आपको मिलती है रोल्स रॉयस की घोस्ट। ठीक है, तो जिस घर में रोल्स रॉयस की घोस्ट गाड़ी होगी वो घर, और एक घर वो जिसके अंदर वैगनार खड़ी होगी। ठीक है, दोनों में आप अंतर समझ सकते हो। वही चीज यहां पर पुरातत्वविद कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पहला वर्ग ऐसा था जो केवल उपयोगी वस्तुओं को रखता था। ठीक है, और दूसरा वर्ग ऐसा था जो विलास की वस्तुओं का रखता था। ठीक है, दूसरा वर्ग यहां पर आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है,
जिससे कि आपको इस प्रकार का एक रत्न मिलता है फयांस। घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिप पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया था। ठीक है, जो फयांस है इसके बारे में हमने आपको क्लास 6 के एनसीईआरटी में डिटेल में बताया था कि इसे कैसे बनाया गया था, आप जाकर के वहां पर पढ़ सकते हो। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है देखो पढ़ लो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वाक्य आगे आने वाले हैं जो कि आपको मिलेंगे जिनको हम क्लास 6 में पढ़ा चुके हैं और दोबारा से यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो वो चीजें हम ज्यादा बार बार एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, डेफिनेशन नहीं बताएंगे, क्योंकि फिर क्या है कि वीडियो बहुत लंबा होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि फयांस के छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे उस टाइम पर, क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। तो ऐसी चीजें बहुत कम मिलती हैं। जो चीजें बड़ी मात्रा में हर घर में देखने को मिलेंगी, आप कह सकते हो कि ये जो है आम वस्तु है। और जो चीजें बहुत कम देखने को मिलती हैं वो चीजें आप कह सकते हो कि दुर्लभ है और विलास की वस्तु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि हम ऐसी वस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो हड़प्पा जैसी बड़ी वस्तुओं में केंद्रित थी। देखो जैसे कि आज आप देखते हो प्रेजेंट टाइम में हमारे देश में कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर क्या है कि अमीर वर्ग ज्यादा रहता है। जैसे कि आज आप एक देख लो मुंबई, ठीक है, दूसरा आप देख सकते हो कि बेंगलोर हो गया, ठीक है, तीसरा आप और भी ऐसे कई सारे शहर देख सकते हो। ठीक है, तो उसी प्रकार से जैसे कि आप देखते हो हड़प्पा है, ठीक है, मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा है, ये ऐसी कुछ बस्तियां थी जो बड़ी बस्तियां थी और यहां पर दुर्लभ वस्तुएं बहुत ज्यादा पाएंगी। तो इससे ऐसा पता चलता है कि यहां पर अमीर वर्ग रहता होगा। ठीक है, और छोटी बस्तियों में ये बिरले में मिलती है, यानी कि जो छोटी छोटी बस्तियां हैं वहां पर ऐसे बहुत ही कम चीजें मिलती हैं जो कि दुर्लभ हों। जैसे कि आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देते हैं, आप जब शहरी इलाके में जाओगे तो वहां पर आपको हर घर में लगभग हर पांचवें छठे घर में या फिर चौथे घर में आपको एक गाड़ी कार देखने को मिल जाएगी। वहीं जब आप गांव में आओगे और देखोगे तो गांव में हो सकता है कि 2 ही गाड़ियां हो सकता है कि 4 ही गाड़ियां हो, और गांव में क्या है कि आपको हो सकता है कि 300 घर मिल जाए और 2-4 ही गाड़ियां हो। वही चीज यहां पर दिखाई जा रही है। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे जो बड़ी बड़ी बस्तियां थी, यहां पर क्या है कि बहुत सारे लोगों के पास में कीमती चीजें थी, दुर्लभ वस्तुएं थी। लेकिन जब आप छोटी वस्तुओं में आते हो तो यहां पर छोटी बस्तियों में बहुत ही कम मात्रा में दुर्लभ वस्तुएं देखने को मिलती। उदाहरण के लिए फ्रांस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्र के रूप में प्रयुक्त होते थे, यानी कि आप कह सकते हो कि ऐसे उसमें द्रव्य लिक्विड रखा जाता जो कि इत्र का काम करता था। ठीक है, मतलब इत्र ही आप कह सकते हो। ठीक है, तो सुगंधित द्रव्य के पात्र के रूप में प्रयुक्त होता था। अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मिले हैं। कालीबंगन जैसी छोटी वस्तुओं में, छोटी बस्तियों में बिल्कुल नहीं मिले हैं। तो आप ऐसा मान सकते हो कि जो ये लघु पात्र है जो कि सुगंधित द्रव्य जिसमें रखा जाता होगा, जो कि फ्रांस से आता था, वो केवल अमीर वर्ग ही रखता था। ठीक है, इससे आपको क्या है कि दोनों के बीच में सामाजिक भिन्नता का यहां पर आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल देखने को मिलता है। जैसे कि सोना है, सोना भी दुर्लभ तथा संभवतः आज की तरह कीमती था उस टाइम पर। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्णाभूषण संचयों से प्राप्त हुए। संचय यानी कि लोगों ने छिपा करके उनको रखा था। ठीक है, जो सोने के उस टाइम पर जितने भी चीजें देखने को मिलती हैं, जो आभूषण हैं या फिर जो पात्र हैं, वो सभी ऐसे मिले हैं जिनको लोगों ने संचय किया हो, यानी कि डुका करके रखा हो या फिर इस संग एक जगह पर छिपा करके रखा गया चीजें। ठीक है, संचय शब्द जो है लोगों द्वारा सावधानी पूर्वक अधिकांशतः पात्रों, यानी कि कोई मटकी हो गई या फिर कोई ऐसी चीज जिसमें इसको छिपाया जा सके, ठीक है, जैसे कि घड़ों में रखी गई वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता था। ठीक है, ऐसे संचय आभूषणों के हो सकते थे अथवा धातु कर्मियों द्वारा पुनः प्रयोग के लिए संभाल कर रखी गई वस्तुएं। ठीक है, तो संचय शब्द का यहां पर अर्थ बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट मिलता है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। देखो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नहीं तो इसके कई सारे पार्ट बन जाएंगे। शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी देखो, चनहूदड़ो, मोहनजोदड़ो, ठीक है, इन दोनों के बारे में बात की जा रही है। चनहूदड़ो की अगर बात की जाए, ठीक है, तो ये था 7 हेक्टेयर का और मोहनजोदड़ो आपको मिलता है 125 हेक्टेयर का। दोनों में आप देख सकते हो अंतर कितना है, कितने बड़े छोटे हैं। ठीक है, अगर चनहूदड़ो देखा जाए तो मोहनजोदड़ो की तुलना में बहुत छोटी बस्ती है जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। आज आप देखते हो कई सारी कंपनियां क्या करती हैं, कोई एक छोटा सा इलाका ले लेती है, बहुत बड़ा इलाका लेती, छोटा नहीं, ठीक है, और उस इलाके में अपनी फैक्ट्रियां लगाती हैं, ठीक है, अपने ही लोगों को
रखती हैं, एक प्राइवेट पूरा बना लेती हैं, ठीक है, कि ये प्राइवेट सेक्टर, जैसे आपने आईआईटी देखा होगा, ठीक है। आईआईटी में क्या है कि वहां पर रहने की व्यवस्था होती है, ठीक है, अलग से देखो वो हॉस्टल बना लेते हैं, ठीक है, और कॉलेज भी अलग होते हैं। इसी तरह से चनहुदरो जो ये था, ये छोटी छोटी ऐसी बस्तियां भी कई सारी देखने को मिलती जो पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी, यानी जुड़ी हुई थी। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातु कार्य, मुहर निर्माण तथा बांट बनाना सम्मिलित है। देखो आज के टाइम पर जैसा आप देखने को मिलता है कि कई सारे ऐसे इलाके मिलते हैं जहां पर कोई विशेष प्रकार का काम होता है, जैसे कि आप बेंगलोर में चले जाओ, आईआईटी का वो आईटी सेक्टर का वो हब है, ठीक है। जमशेदपुर चले जाओ, वहां पर आपको एक अलग प्रकार की चीज देखने को मिलेगी, स्टील का हब मिल जाएगा, ठीक है, टाटा की फैक्ट्री वहां पर काफी मिलेंगी, ठीक है। ऐसे ही उस टाइम पर कई सारी ऐसी बस्तियां थी जिनमें एक चनहुदड़ो का एग्जाम्पल आपको मिलता है, जो थी तो छोटी लेकिन ये शिल्प उत्पादन में संलग्न थी, यानी कि यहां पर बहुत अधिक मात्रा में शिल्प का उत्पादन किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय। जो मनके बनाए जाते हैं उनमें कई सारे पदार्थों को जोड़ करके बनाए जाए, जिनमें से एक आपको मिलता है कार्नेलियन। ये सुंदर लाल रंग का पत्थर है, ठीक है, कार्नेलियन। जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेल खड़ी। सेल खड़ी जो है ये मुलायम पत्थर होता है, याद रखना। जैसे पत्थर जो है तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फयांस और पकी मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता है। देखो जितने भी यहाँ पर आपको चीजें दिखाई, जितने भी पदार्थ दिए गए, इन सभी का प्रयोग होता था किसके लिए? मनकों को बनाने के लिए। आप यहाँ पर मिट्टी द्वारा बनी एक मृदभांड देख सकते हो, ये मृदभांड होते थे इस प्रकार के, ठीक है। आप देख रहे हो इसमें पानी भर के शायद रखा जाता होगा, ठीक है, या फिर कुछ पकाया जाता होगा इसमें डाल के, इसमें भोजन रखा जाता होगा, खाया जाता होगा। ये मिट्टी से बनी हुई पूरा वस्तुएं जो कि मृदभांड है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर प्रश्न ऐसे आ जाता है कि कार्य जो वस्तुएं हैं, ऐसे प्रश्न पूछ देगा निम्नलिखित में से किस पदार्थ से मृदभांडों का निर्माण नहीं किया जाता था, ठीक है, और आपको मतलब कई ऑप्शन दे देगा, ठीक है, या फिर किस पदार्थ से मृदभांडों का निर्माण किया जाता था, या फिर ऐसे प्रश्न देगा कि निम्नलिखित में से बांट का निर्माण किस पदार्थ से किया जाता था, ठीक है। तो आपको इसके उत्तर देना होगा, ठीक है। कार्नेलियन जो ये सुंदर लाल रंग का एक पत्थर होता था उस टाइम पर, लाल रंग का, ठीक है। और जैस्पर हो गया, स्फटिक है, ठीक है, क्वार्ट्ज, सेल खड़ी है, ये सारे पत्थर थे, ठीक है। तांबा, कांसा, सोना ये धातुएं थी, 3 प्रकार धातुएं हो गई। और शंख, फयांस और पकी मिट्टी, इन सभी के क्या है कि मनके बनाए जाते थे, ठीक है। इनसे मतलब हो सकता है कि ये जो आपको तांबा हो गया, कांसा है, सोना है, इससे धातुएं, जेवरात वगैरह बनाए जाते हो। आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में और जानकारी। कुछ मनके 2 या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे। मनके जिनको पहना जाता था, ठीक है, मनके से जेवरात बनाए जाते फिर उनको पहना जाता था। तो कुछ मनके ऐसे भी थे जिनको 2 से अधिक पत्थरों को जोड़ करके बनाया जाता था। और कुछ सोने के टोप वाले पत्थरों से बनते थे। सोने के टोप वाले पत्थर मतलब सोने के टोप बनाए जाते होंगे, ठीक है, और उसको पत्थर के ऊपर लगाया जाता होगा और फिर उससे कुछ मनके बनाए जाते होंगे। इसके कई आकार थे जो ये मतलब मनके बनाए जाते, चक्राकार, बेलनाकार, गोलकार, ठीक है, गोलाकार, ढोलाकार, खंडित, तो कई प्रकार के मनके बनाए जाते थे। अगर प्रश्न आता है कि जो मनके बनाए जाते थे उनका आकार कैसा होता था, तो चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार और खंडित, इतने प्रकार के मनके मिले हैं, ठीक है। कुछ को उत्कीर्णित या चित्रकारी के माध्यम से सजाया जाता, जैसे आजकल आप लोग देखते हो कई सारी चीजें मिलती हैं जो बिल्कुल प्लेन होती हैं, ठीक है। आपने शर्टों को देखा होगा जो बिल्कुल एक कलर की होती हैं, और कई सारी ऐसी शर्टें होती हैं जिनमें चेक बना होता है, ठीक है, मतलब चेक होती हैं वो शर्टें, एक ऐसी लाइन बनी फिर एक ऐसी बनी, कई सारी ऐसी मिलती हैं जिनके ऊपर कुछ लिखा होता है। इसी प्रकार से उस टाइम पर मनके भी बनाए जाते हैं, कुछ के ऊपर रेखा चित्र उकेरे जाते थे, मतलब लाइनें उकेर दी गई, ठीक है। मनके बनाने की तकनीक में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं थी। जितने भी पदार्थों का प्रयोग मनके बनाने में किया जाता है उनके बारे में यहाँ पर दिया जा रहा है। सेल खड़ी जो एक मुलायम पत्थर है, याद रखना सेल खड़ी मुलायम पत्थर है, ठीक है, पर आसानी से कार्य हो जाता। जो सेल खड़ी है, ठीक है, इसमें क्या होता था, कुछ मनके सेल खड़ी चूर्ण के लेप को ढाले सांचे में ढालकर तैयार किए जाते थे। मतलब सेल खड़ी एक मुलायम पत्थर है तो इसको मतलब क्या किया गया, इसका चूर्ण बना लिया गया, चूरा बना लिया गया, और फिर चूरा बनाने के बाद में उसका लेप तैयार किया गया और उसको सांचे में ढाल करके उससे कोई मनका बना लिया गया अलग प्रकार से, ठीक है। तो ऐसे भी चीजों को बनाया जाता था, ठीक है। इससे ठोस पदार्थों से बनने वाले
केवल ज्यामितीय आकार के विपरीत कई विविध आकारों के मनके बनाए जा सकते हैं। देखो आज के टाइम पर क्या है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल चुकी है, ठीक है। तो चाहे मजबूत पत्थर हो या मुलायम पत्थर हो, आप मशीनों के माध्यम से उनको क्या है कि अगर बड़ा पत्थर है तो कोई भी डिजाइन उससे तैयार कर सकते हो, लेकिन उस टाइम पर ऐसा नहीं था, ठीक है। उस टाइम पर क्या था, कोई भी पत्थर से अगर आपको कोई भी चीज मन का बनाना है तो उस पत्थर के आकार के हिसाब से आप लंबा, चौड़ा, खड़ा, लेटा, मतलब कुछ भी बना सकते थे। लेकिन अगर आपको कोई अलग ही डिजाइन तैयार करनी है जो कि डायरेक्ट पत्थर से नहीं निकाली जा सकती है, उसके लिए सेल खड़ी के पत्थर का चूर्ण तैयार किया जाता और फिर उसको एक सांचे में ढाल करके एक अलग प्रकार का बर्तन या फिर मनका बनाया जाता था, ठीक है। तो आप यहां पर ही देख सकते हो सेल खड़ी जो है ये एक मुलायम पत्थर था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नागेश्वर गुजरात तथा बालाकोट जो कि पाकिस्तान में है, नागेश्वर गुजरात में, ये समुद्री बस्तियां थीं। ये शंख से बनी वस्तुओं जिनमें चूड़ियां, करछियां तथा पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित थी। देखो नागेश्वर और बालाकोट में जो वस्तुएं देखने को मिलती हैं, यहां पर ऐसी वस्तुएं मिलती हैं जिनमें शंख शामिल है, ठीक है। शंख से बनी हुई बस्तियां ज्यादा देखने को मिलती क्योंकि ये समुद्री तट के पास में समुद्री बस्तियां हैं। तो समुद्री बस्तियां मतलब स्वाभाविक है वहां पर इनको शंख मिल जाता था, तो शंख से यहां पर ये अलग अलग प्रकार की चीजों को बनाया करते थे। निर्माण की विधि विशिष्ट केंद्र थे, ठीक है। ये जो नागेश्वर और बालाकोट थे, ये शंख द्वारा बनी वस्तुओं के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे। प्रश्न आ जाएगा यहां पर कि नागेश्वर और बालाकोट निम्नलिखित में से किससे बनी वस्तुओं के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे? उत्तर आपको देना होगा, दे देगा एक क्या, एक कार्नेलियन दे देगा, एक आपको दे देगा शंख, ठीक है, और सोना दे देगा, एक आपको तांबा दे देगा। आपको उत्तर देना होगा शंख, ठीक है। तो इसको याद रखना, ठीक है। जहां से माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता, तो मतलब यहां पर माल तैयार होता था और फिर यहां से दूसरे इलाकों में ले जाया जाता। इसी प्रकार यह भी संभव है कि चनहूदड़ो और लोथल से तैयार माल जैसे कि मनके, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों तक ले जाया जाता था। तो कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा हो सकता है कि मतलब माल तैयार यहां पर हो रहा है और यहां से इंपोर्ट करके मोहनजोदड़ो के लोग अपने यहां पर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा होता होगा, जैसे कि चनहूदड़ो है, लोथल है, यहां पर माल तैयार किया जाता, जैसे कि मनके बहुत बड़ी मात्रा में तैयार किए जाते थे। अच्छा, तैयार किए जाते थे, ये पता कैसे चला जानते हो? जहां पर भी कोई भी उत्पादन केंद्र होता था, ठीक है, वहां पर क्या है कि जब भी आप कोई काम करोगे, जैसे कि आपने कोई चीज बनाई है तो बनाओगे तो उसमें से कुछ ना कुछ चूरा टूटेगा, ठीक है, वहां पर उसका कूड़ा तैयार होगा, तो वो वहीं पर पड़ा रहता था, वहां से हटाया नहीं जाता था। हटा करके आप लेकर भी कहां जाओगे? तो उससे ही पता चलता है कि ये उत्पादन का केंद्र। जैसे कि आप किसी बढ़ई के घर में जाओ, जो लकड़ी का काम का, कारपेंटर के घर में जाओ जो कि लकड़ी का काम करता हो, लकड़ी से बेड बनाता हो, चारपाई बनाता हो, कुर्सी बनाता हो, तो आप जब भी वहां पर जाकर देखोगे तो वहां पर लकड़ी की छीलन बहुत बड़ी मात्रा में पड़ी आपको मिलेगी, लकड़ी का बुरादा पड़ा मिलेगा। वही चीज यहां पर कही जा रही है, ठीक है। उत्पादन केंद्रों की पहचान, इसको भी एक बार देख लेते हैं। शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्विद सामान्यतः प्रस्तर पिंड, पूरे शंख, तांबा, अयस्क जैसे कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल, कूड़ा करकट ढूंढते हैं। देखो जहां कहीं भी किसी चीज का उत्पादन हो रहा होगा, ठीक है, वहां पर प्रस्तर पिंड, इसका अर्थ क्या हुआ, मतलब ऐसी चीजें जिनसे किसी चीज को बनाया जा रहा हो, ठीक है। पूरे शंख, मतलब शंखों का चूड़ बनाया जाता था या फिर शंख से चीजों का उत्पादन किया जाता था, तो ऐसे स्थान को ढूंढते हैं जहां पर पूरे शंख मिले, ठीक है। साथ ही साथ तांबा का अयस्क मिले, जिससे तांबा निकाला जाता हो, कच्चा माल मिले। आप कच्चा माल देख सकते हो, जैसे कि भाई जैसे कि भाई ये एक पूरा इलाका है, ठीक है, ये एक इलाका, इस इलाके में अगर किसी इस क्षेत्र में आपको मिलते हैं, पूरा शंख मिलता है, बाकी के पूरे इलाके में शंख द्वारा बनी वस्तुएं मिलती हैं, तो आप क्या मानोगे कि ये एक ऐसा स्थान है जहां से शंख से वस्तुएं बनाई जाती हो, ठीक है। यहां पर आपको तांबा अयस्क मिलता है और पूरे इलाके में आपको तांबे से बनी वस्तुएं मिलती हैं, तो आप यही तो मानोगे ना कि यहां पर मतलब तांबे से वस्तुओं को तांबा बनाया जाता होगा, तांबे अयस्क से, ठीक है। अब यहां पर आपको कच्चा माल मिलता है और उससे बनी हुई वस्तुएं आपको पूरी बस्ती में मिलती हैं, तो आप ये आइडिया लगाओगे, ये अनुमान लगाओगे कि यहां पर इस कच्चे माल से वस्तुओं को तैयार किया जाता हो। वही चीज यहां पर दिखाई जा रही है। शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान करने के लिए जो पुरातत्वविद हैं वो सामान्यतः ऐसी वस्तुओं को ढूंढते हैं, ठीक है। इनमें औजार भी शामिल है, अपूर्ण वस्तुएं यानी कि जिनको पूरी तरह से वस्तुएं बनी नहीं है, ऐसी चीजों को। त्याग दिया गया माल यानी कि ऐसा माल जो कि बेकार लगा, उनको उन्होंने छोड़ दिया, फेंक दिया, ठीक है। और कूड़ा करकट, इन सभी चीजों को ढूंढते हैं। कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतकों में से एक है, ठीक है। सबसे अच्छा संकेतक यही है। ऐसा हो सकता है कि मतलब कच्चा जो पूरा शंख है, मतलब पहले यहां पर आता हो, फिर यहां से यहां जाता हो और यहां पर बनाया जाता हो, ठीक है, लेकिन जहां पर चीज बनाई जाएगी उसका कूड़ा करकट वहीं पर छोड़ा जाएगा,
ठीक है। तो कूड़ा करकट सबसे अच्छे संकेतकों में से एक है। उदाहरण के लिए यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था तो इन पदार्थों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर ही फेंक दिए जाते होंगे। ठीक है, पर ही फेंक दिए जाते थे, जो कि आपको देखने को मिलता है। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। जैसे कि भाई बहुत बड़ा पत्थर है, ठीक है, तो बहुत बड़े पत्थर का प्रयोग किया जा रहा है एक छोटी सी चीज को बनाने के लिए, तो उसको तोड़ने में मतलब आसपास से पूरा छांट छांट करके निकाला जाता होगा। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता था कि कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों का प्रयोग छोटे आकार की वस्तुएं, जैसे कि क्या हुआ, आपने एक बहुत बड़ा पत्थर लिया, ठीक है, और उस पत्थर से 4 कुर्सियां बनाई। ठीक है, कुर्सियां बनाने के बाद में क्या है कि उससे काफी अधिक बड़े बड़े टुकड़े निकल के आए। उन टुकड़ों से, अच्छा बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देता हूं। आज के टाइम पर क्या आपने सुना होगा, हीरा बहुत महंगा होता है। ठीक है, तो हीरा जब मिलता है तो बहुत बड़ा होता है हीरा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब हीरे का आकार जो आप देखते हैं बिल्कुल वैसे नहीं होता, हीरे का आकार अलग अलग होता है। ठीक है, उस हीरे के आकार से क्या किया गया, पहले एक बड़ा हीरा तैयार किया गया। ठीक है, उस बड़े हीरे को बनाने के बाद में कुछ उसके टुकड़े आसपास निकल गए। उन टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आपने अंगूठी ली तो अंगूठी के ऊपर हीरा जड़ने के लिए उन महीन टुकड़ों को वहां पर लगाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आजकल लोग शौक पालने लगे कि उनकी गाड़ी के ऊपर हीरे जड़े हुए। ठीक है, तो उन महीन चूरे को क्या किया जाता है, गाड़ियों के ऊपर जोड़ दिया जाता है, चिपका दिया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से पहले भी मतलब कोई बड़ा टुकड़ा अगर मिलता था उसे छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता, परंतु बहुत छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता। आज के टाइम की इतनी उस टाइम पर टेक्नोलॉजी नहीं थी कि मतलब बिल्कुल चूरा है तो उसका भी प्रयोग कर लेंगे, तो उस टाइम पर जो छोटी छोटी वस्तुएं, जो छोटे छोटे टुकड़े होते थे उनको वहीं छोड़ दिया जाता। ये टुकड़े इस और संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता। ठीक है, छोटे विशिष्ट केंद्र भी थे और बड़े बड़े शहरों में भी कुछ ना कुछ ऐसे इलाके होंगे जहां पर इनका काम होता होगा, ये देखने को मिलता है। तो हमारा टाइम कितना हो गया, 30 मिनट। देखो ये आज की क्लास हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, पार्ट 3 यहां पर कंप्लीट हो रहा है। पार्ट 4 में हम माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां, कि ये जो कच्चा माल लाते थे कहां से लाते थे, इस चीज को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ सुदूर क्षेत्रों से संपर्क इन्होंने कहां से करके रखा था, कितने इलाकों से इनके संपर्क थे, ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मुहर लिपि बांट, ये भी हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4 में ही। ठीक है, और इसके अलावा बांट कैसे बनते थे, प्राचीन सत्ता इसके बारे में, प्रसाद मतलब जो वहां के शासक थे, शासकों के बारे में, और सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4 में। और पार्ट 5 में हम हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे की गई, इस पर कई प्रश्न आते हैं, उन चीजों को डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स मिल जाएंगे, जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो।